नमस्कार। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है और आज हमारे साथ है फेमस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुदेशना मुखर्जी। उन्होंने गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और कांतरा कोलकाता जैसे फेमस इंस्टीट्यूट से में काम किया है। तो आज उनसे जान लेते हैं कि एपिलेप्सी क्या है। नमस्कार। आज जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है, तो एपिलेप्सी या मृगी रोग क्या होता है? तो एपिलेप्सी का जो कारण है वो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि नर्व कंडक्शन का डिफेक्ट होता है हमारे ब्रेन में। जैसे आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं नर्व्स होने की वजह से, तो उसका आइदर बहुत ज़्यादा ही इम्पल्स कंडक्शन हो जाता है, जैसे अत्यधिक हो जाता है, या उसका एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो जो आदमी को, जिस इंसान को ऐसा होता है, उसको दौरे पड़ते हैं। तो ये दौरा जब होता है तो इंसान को ऐसा हो सकता है कि वो अपना होश खो दे, या ऐसा हो सकता है कि वो उसके शरीर के एक अंश में ही ऐसा हो। तो कई प्रकार के एपिलेप्सीज होते हैं। तो जब ऐसे मानसिक जैसे दिमाग में असंतुलन के कारण ये ऐसे दौरे पड़े तो हम उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी कितने प्रकार के हो सकते हैं? एपिलेप्सी के कई प्रकार हो सकते हैं। जनरली तो हम ब्रॉडली उसको फोकल और जनरलाइज्ड सीजर में डिवाइड करते हैं। फोकल यानी कि कोई भी एक पार्ट ऑफ बॉडी में ऐसे दौरे पड़ना। तो जिसमें ये फोकल सीजर जो होते हैं उसमें कई प्रकार भी होते हैं। जैसे कभी कभी बस होंठों में कुछ मूवमेंट होना, या कभी वो इंसान को जैसे कुछ सेंसेस के डिफेक्ट्स जैसे कि कुछ अलग स्मेल, ऐसा लगे कि कोई अलग स्मेल आ रहा है, या ऐसे कोई अजीब बिहेवियर करने लगता है इंसान। तो फोकल सीजर जो होता है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंसान उसमें होश खो दे। तो उसमें ओनली वन पार्ट ऑफ बॉडी जनरली इन्वॉल्व होता है। और जो जनरलाइज्ड सीजर होता है तो उसमें ऐसा होता है कि इंसान बेहोश हो जाए, मुंह से झाग निकले, या कभी पेशाब हो जाए, या ऐसा हो कि जीभ काट दे इंसान। तो हाथ पैर के एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। तो वो जो बेहोशी होती है वो कई बार ऐसे 15-20 मिनट बाद वो इंसान फिर नॉर्मल होता है। तो उसको हम फिर जनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं। ओके, आप लोग डायग्नोस कैसे करते हैं कि पेशेंट को एपिलेप्सी है? ये डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकली तो हो ही जाता है। जब जैसे जो रिलेटिव्स हैं या पेशेंट है वो अगर हमको आके बोले कि मैम हमको ऐसा दौरा पड़ता है और इसमें ये लक्षण हैं, जो हम पूछते हैं कि क्या क्या कैसे दौरा पड़ता है, तो हमको बताया जाता है। तो हम ये क्लिनिकली तो ऑब्वियसली डायग्नोस करते ही हैं। इसके साथ साथ आप EEG जो है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। और MRI विथ एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, सो MRI से भी, यानी कि ब्रेन इमेजिंग से भी हम एपिलेप्सी डायग्नोस कर सकते हैं। एपिलेप्सी का क्या कारण हो सकता है? हाँ, तो एपिलेप्सी के कारण अगर हम डिस्कस करें तो जैसे एपिलेप्सी के कई कारण हो सकते हैं। एक तो परिवार में या फैमिली में, यानी कि जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जैसे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, या हेड इंजरी हो, या कई लोग जो लगातार व्यसन करते हैं, या ये सब दारू वगैरह ये सब लेते हैं, तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सीजर होने के। और लाइफस्टाइल में तो हम हमेशा ये अपना जो अभी का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, तो स्ट्रेस की वजह से जिन लोगों को ऑलरेडी एपिलेप्सी है उनमें अगर ट्रिगर्स डिस्कस किया जाए तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके साथ साथ स्लीप नहीं होना, जैसे रात को नींद नहीं होना, या ये कभी हम लोग जो भी पेशेंट्स एपिलेप्सी के होते हैं उनको हम हमेशा 2-3 चीज़ याद दिलाते हैं कि रात को अच्छे से सोना है, रात को नींद कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि कोई उपवास वगैरह आपको नहीं करना है, खाली पेट नहीं रहना है, इसमें सीजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए बॉडी का तो भी सीजर हो सकता है, यानी कि बुखार एंड ऑल में। तो फिर हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर इनको ऐसा होता है तो बुखार की दवाई ले लेनी चाहिए, और ज़्यादा फीवर हाई हो ऐसे कंडीशन में रहना नहीं चाहिए। तो आप लोग ट्रीट कैसे करते हैं? क्या क्या तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है एक पेशेंट का? हाँ, तो एपिलेप्सी में ऐसा है कि ज़्यादातर मेडिसिन्स तो बहुत अभी आजकल इवॉल्व हो, मतलब नए नए मेडिसिन्स भी आ रहे हैं। तो हम मेडिसिन से ही पहले ट्राई करते हैं दवाई से इलाज करने का। पर अगर कुछ कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती, जैसे हम उनको इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बोलते हैं, तो उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो जो ये दवाइयों के बारे में डिस्कस करें तो एपिलेप्सी की कई सारी दवाइयाँ हैं। कभी हम शुरुआत तो एक आध से ही करते हैं, पर पेशेंट को हम 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई कि जब तक वो दवाई से ही अच्छा हो सके।
इन केस दवाई काम नहीं करता है तो हम सर्जरीज करते हैं, या वेगल नर्व स्टिमुलेशन जो बोलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं। तो ये सब से हम वो सीजर के जो इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दवा जो है आप बोल रहे हैं, इसको कितने दिन तक खाना पड़ता है? हाँ, तो एक तो देखिए, अब ये समझना ही है कि एपिलेप्सी एक क्रॉनिक सी बीमारी है, और 70% ऑफ पीपल जो हैं इससे अगर दवाई ले तो बिना सीज़र के सही रहते हैं, लेकिन देर आर 30% जो इम्प्रूव जनरली नहीं करते। ठीक है, तो जनरल 6 आउट ऑफ 10 बोलते हैं हम, 10 से 6 लोग तो दवाई लेके अच्छे रहते हैं। तो ये दवाई का जो है, इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है, जो मैक्सिमम लोगों का ऐसा होता है, सिंस क्रॉनिक बीमारी है, बहुत दिन दवाई लेना पड़ता है, सुबह शाम ऐसा, और एक फिक्स्ड दवाई का टाइमिंग भी करना पड़ता है, तो बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं, रेगुलर नहीं लेते, तब उनको और सीजर एपिसोड्स होते हैं, और तब ट्रीटमेंट का जो है वो एक कंटिन्यूएशन नहीं रहता। तो हम डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको एपिलेप्सी है, या अगर आपके घर पे किसी को एपिलेप्सी है, तो दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम में दवाई ले रहे हो, जैसे कि सुबह 8 बजे लेते हो, फिर रात 8 बजे लेते हैं, तो ये टाइम को भी ज़्यादातर चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो सुबह 8 वाली दवाई आप ले रहे हो उसका एक पीक पॉइंट होता है, तो वो जब डाउन हो जाता है तो फिर से आपको दौरा पड़ने के चांसेस हैं। तो इसीलिए पूरा डे कवर किया जाए, इसी हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो डॉक्टर जैसे एडवाइस करता है उस हिसाब से आपको दवाई लेनी चाहिए। अगर अगर बाई चांस किसी की दवाई स्किप हो ही गई, गलती हो ही गई, तो क्या करना है? हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको जब भी याद आए दवाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर mg डोज में आपको डॉक्टर ने दवाई उस दिन के लिए दिया है। और जो आपने मुझे ऐसे पहले जो पूछा, उसका मैं मिस कर गई उस चीज़ का, कि कितने दिन दवाई लेना चाहिए। तो उसमें जनरली हम पहले कंट्रोल जब हो जाता है सीज़र, तो उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा घटा के, टेपर करके, जो हम बोलते हैं कि कैसा रहता है पेशेंट। तो जनरली इफ़ पेशेंट इज सीज़र फ्री फॉर 3 इयर्स, जैसे 3 साल हो जाता है, फिर भी वो दवाई पे कोई भी सीज़र नहीं आ रहा है, तो हम अटेम्प्ट करते हैं घटाने का, और हम ईईजी भी फिर से करते हैं और देखते हैं कि कोई सीज़र ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर ऐसा नहीं हो तो दवाई घटा के बंद करके ट्रायल दे सकते हैं। एपिलेप्सी के कारण क्या हो सकते हैं? एपिलेप्सी के कारण जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ये जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन एंड हेड इंजुरी, ये सब तो है ही। तो उसके साथ सबसे कॉमन जो हम लोग अभी एपिलेप्सी एंड ऑल का देखते हैं, तो उसमें स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन पार्ट है, और ज़्यादातर लोग जो ये दवाई मिस करते हैं, इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि वो सीज़र कंटिन्यू होते रहता है। जनरली सीज़र हम एक ही एपिसोड को बोलते हैं, और सीज़र जैसे कि अगर आप कभी हाइपोग्लाइसेमिक हो या आपने अच्छे से खाना नहीं खाया, तो सीज़र एक बार आपको आ सकता है। कभी कभी जो महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी एक सीज़र हो सकता है, तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे। पर अगर सीज़र चलता ही रहे, बार बार रिपीटेड सीज़र एपिसोड्स हो, तो एपिलेप्सी का चांस है। अगर देख, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ट्रेन में या बस में सफ़र करते हुए या घर पे ही किसी को अगर एपिलेप्सी का दौरा पड़े, उस दौरान क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें, और जब कभी किसी को दौरा पड़ता है तो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसको कभी कभी बांधने भी लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं है पेशेंट को। और पेशेंट जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन आए और पेशेंट को वो ऑक्सीजन मिले, वो कोशिश करना है। सो आसपास जो भी लोग हैं उनको हटा देना है, ताकि पेशेंट को थोड़ा ऑक्सीजन मिले। और जब ऐसे दौरे पड़ते हैं तो पेशेंट को साइडवेज सुला देना है, और पानी वगैरह कुछ नहीं देना है, तब जैसे कुछ खिलाने की कोशिश नहीं करनी है। और थोड़ा नोटिस करना है, अगर थोड़ी देर बाद सीज़र सही हो जाता है तो काफ़ी टाइम पेशेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है, तो और एंग्शियस भी रह सकता है। तो उस टाइम पे जब वो थोड़ा ठीक होने लगे, 5-10 मिनट हो जाए, तो जिसको भी सीज़र आया है आप उनको बता सकते हैं कि आपको ऐसा हुआ था। और पर अगर ऐसा है कि सीज़र होते जा रहा है और ये बंद नहीं हो रहा, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जैसे कि 20-30 मिनट हो गया पर सीज़र बंद नहीं हो रहा है, तो वो इमरजेंसी है, तो तब आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। ओके, ऐसा क्या लाइफस्टाइल में चेंज करे जो पेशेंट्स हैं हमारे, ताकि उनको ये दौरे कम पड़े या ठीक हो जाए? वैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ है क्या हमारे पास?
हाँ, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम तो जनरली पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस वगैरह का बोलते ही हैं, स्लीप बेटर का बोलते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जो है वो नाइट शिफ्ट्स करते हैं। तो ऐसे जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर ऐसी ड्यूटीज़ ना लें तो अच्छा है। और थोड़ा ये जो भी हम हमारे जो फेस्टिवल्स या उत्सव वगैरह होते हैं, तो हमारा ये सब उपवास करना या रात जगना ये सब हो ही जाता है। तो अगर आप खुद एपिलेप्सी के पेशेंट हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, पर आप एज अ ट्रिगर आपको वो प्रैक्टिस नहीं करना है। और जो भी, जैसे अगर घर पे किसी को एपिलेप्सी है या अगर आपको एपिलेप्सी है, तो आपको ये गैस वगैरह पे जब आप काम कर रहे हो, कुछ खाना पका रहे हैं जहाँ पे आग एक्सपोज होने का चांस है, तो उसमें हमेशा ऐसी चीज़ें तब कीजिए जब आपके साथ कोई हो। आप अकेले कभी भी आपको दौरा पड़ सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप अकेले ऐसी चीज़ें ना करें। और ड्राइविंग वगैरह में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और हम ड्राइविंग का मना तो नहीं करते, पर अगर आपके सीजर्स कंट्रोल्ड हो तो ही आपको खुद ड्राइविंग करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कंट्रोल नहीं है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ड्राइविंग ना करें। और ऐसे डेंजरस, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह जो जिसमें आप ड्राउन हो सकते हो, ऐसे चांसेस हैं, तो ऐसे एरियाज़ में हमेशा सुपरविजन में रहें और किसी को साथ ले जाएं। थैंक यू डॉक्टर सुदेशना, बहुत अच्छा था, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे। थैंक यू। आप लोग सबको नमस्कार। नमस्कार।